आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स, वेक्टर को के रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन क्या है। तो एक लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जो हमने लिखा था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0.6i प्लस 0.8j अब प्लस c के लिख दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर c की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। आपने कैलकुलेट भी किया था। दरअसल मेरे क्वेश्चन लिखते समय मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि 0.5 देना है, तो 0.5 देके इसको सॉल्व कर दो। तो अपने को पूछा गया था कि c की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो देखो ये वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हो गए, तो 0.5 का स्क्वाड, 0.8 का स्क्वाड प्लस c का स्क्वाड, ऐसे कर लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 1, और ये अंडर रूट आ जाएगा 0.25, 0.64 प्लस c स्क्वाड, ये हो जाएगा आपका 0.89 प्लस c स्क्वाड। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो c स्क्वाड इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0.11, तो c इक्वल्स टू अंडर रूट 0.11। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए ना। तो उसमें ये मिस्टेक हो गया था आपका यहाँ पे कि 0.5 की जगह मैंने 0.6 लिख दिया। अगर उसके हिसाब से देखोगे तो आंसर जो है c की वैल्यू क्या आएगी, 0। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम लोग एप्लीकेशन जरा देखते हैं। ऐसे तो पूरे फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन बच्चों हम लोग यहां पे देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि रिजोल्यूशन का कहां कहां यूज होता है। तो जैसे देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लिख लेना। तो सबसे पहले एक न्यूटन्स लॉ का जो क्वेश्चन था, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को लेके बात करते हैं। मान लो ऐसे दे दे आपको, जो पहला क्वेश्चन है याद है आपको, इसका मास आपका 10 kg और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो बच्चों फोर्स लग रहा है यहां पे 20 न्यूटन का, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो अपने को क्या बोलेगा कि अपने को कहेगा कि इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो पहली बात सुनो, जब आप इसको इधर खींचोगे कोई भी ब्लॉक को, हालांकि ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का है, अपने को केवल कंपोनेंट वाली चीज समझनी है। अगर इसको इधर पुल करोगे तो इट विल मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला था कि अगर ये फोर्स सचमुच में यही फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर रहा होता तो फिर बॉडी को इधर जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी कहां गया, आगे। तो क्या हुआ होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स तोड़ लो, है ना। एक तोड़ लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसका नाम F1 रख लो, और दूसरा आप किधर तोड़ लोगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिसका नाम F2। तो हम यहां बोल सकते हैं कि F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ठीक है। यहां पे बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ये F जो है अपने कंपोनेंट्स का क्या है, रिजल्टेंट। अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि वही फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगा जो एक्सेलरेशन के अलोंग होगा। तो देखो एक्सेलरेशन है आगे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स F1 और F2 में कौन एक्सेलरेशन के अलोंग है, तो वो कौन है बच्चों, F1। तो सीधा तुम लिखोगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ, दूसरे गति नियम से। तो जो आगे लगने वाला फोर्स है वो कौन है बच्चों, F1, है ना। आगे कौन सा लग रहा है, F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 बाई m। तो अपने को अगर F1 पता चल जाए तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, और F1 निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। F1 आखिर है क्या, तो F1 जो है इसी फोर्स का x कंपोनेंट है। ये जो F1 है इसका कौन सा कंपोनेंट है,
एक्स कंपोनेंट। और अपने को पिछले क्लास में बता दिया गया था, कोई भी फोर्स कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उसके अलोंग उसका जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F1 जो होगा वो F cos थीटा होगा, और इन सेम मैनर F2 जो होगा बच्चों F sin थीटा होगा। लेकिन आपको किससे मतलब है? आपको तो F1 से मतलब है, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F1, और F1 की जगह F cos थीटा लिख दोगे और किससे डिवाइड कर दोगे? मास से। तो F की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 20, cos थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2, और डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है? 10 kg, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो अब देखो यहां से क्या हुआ यहां से 2 से ये 20 10 टाइम्स में कट गया और 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो, हालांकि ये चीज अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें यही सीखना था कि कंपोनेंट्स कैसे तोड़ा गया। तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो देखो इसका हमने फटाफट 2 कंपोनेंट तोड़ा, और एक कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के अलोंग है उसका इस्तेमाल कर लिया हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में। फिर तुम ये दिमाग मत लगाने लगना कि सर आई से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कंपोनेंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड अपॉन मास कर लेंगे। डायरेक्शन तो दिख ही रहा आई के लॉन्ग है, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा करो, यहां भी आई से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 into आई, मतलब एक्सेलरेशन आ गया आपका एक्स एक्सिस में। क्लियर है दोस्तों? तो फटाफट इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब रिजोल्यूशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो। हमने वेक्टर को ऐड करने के लिए एक तरीका निकाला था जिसका नाम था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी लिमिटेशन है वो देखो। मान लो अगर ये 4 वेक्टर्स हैं, अब इनके लिए हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इसको ऐड करना होगा, फिर इनको ऐड करना होगा, ठीक है ना? और ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ से, इसको भी ट्रायंगल लॉ से, और फिर ट्रायंगल लॉ। तो 3-3 4-4 बार ट्रायंगल लॉ लगाना इतना आसान काम नहीं है। 3-3 4-4 बार ट्रायंगल लॉ लगाना और फाइनल रिजल्ट निकालना इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो इस चीज को कैसे इजी कर सकते हैं? तो रिजोल्यूशन इस काम को बहुत आसान करने जा रहा है। अब देखो हम लोग रिजोल्यूशन का यूज करके मल्टीपल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहले तो हम लोग इस चीज को लिख लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग लिख लें। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स are used to find resultant of multiple vector। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल वेक्टर। अब इसमें ये कैसे हम लोगों की मदद करेगा उसी को भी देखते हैं। चलो मैं आपको एक बहुत छोटे से चीज में समझाऊंगा, आप देखते जाओ बस। मान लो कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट निकालना कितना आसान होता था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट बहुत इजीली हम लोग निकाल लेते थे, सीधा अलजेब्रिकली भी आप ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो, ए इधर बी इधर, इस केस में रिजल्टेंट अगर निकालना होता था तो सीधा हम लोग ए माइनस बी कर देते थे। तो अगर दुनिया में, अगर इस यूनिवर्स में सारे वेक्टर्स ऐसे ही होते तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी होता। या तो वो सेम डायरेक्शन में होते या तो वो अपोजिट होते, सेम में होते, तो सीधा सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड को अलजेब्रिकली यानी साधारण जो गणित हम जानते हैं उससे भी जोड़ लेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। और अपोजिट होगा तो सिंपली उनको क्या कर लेना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन तुम जानते हो ये फैक्ट है कि सारे वेक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। वेक्टर्स के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है ना?
कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो क्या करें? तो उस केस में ये रिजोल्यूशन जो है आपको मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना बहुत आसान कर देगा। जैसे अब देखो, अब एक ये दिमाग में पहले सेट रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले आप इसको फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, इसको लिख लो पूरे पॉइंट को, इसको लिख लेना, फिर ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है ना। अब इसका यूज करने वाले, वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखो। चलो ठीक है, लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो बच्चों, छोटा छोटा एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लो कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। कितना डिग्री का बच्चों? 37 डिग्री का। और जो इसकी वैल्यू है, ए की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन मान लो। ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y। और दूसरा वेक्टर बच्चों b है, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों ये है 20 न्यूटन, ओके। और इनके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल x एक्सिस के साथ, ये जो एंगल है इसने भी 37 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ये b हो गया। एक और वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर है भाई इधर c, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड है बच्चों 5√2 और ये नेगेटिव x एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा है। तुम सोचो कि अगर ट्रायंगल लॉ लगाने की बात करें और मेरे को क्या पूछ लिया है, मेरे को पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, यानी इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो खुद सोच के देखो कि इसमें कितनी मुश्किल आ जाएगी अगर हम ट्रायंगल लॉ का सोचें तो। किसके किसके बीच एंगल देखें, फिर कैसे कैसे ट्रायंगल बनावें, क्या करें ना करें, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये काम आसान हो सकता है भाई। कैसे आसान हो सकता है सोच के देखो। अगर हम लोग ए को दो कंपोनेंट में तोड़ लें, जैसे ये वेक्टर ए है तो ए का एक कंपोनेंट होगा x के लॉन्ग, दूसरा होगा y के लॉन्ग, और सर्टेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको लिख सकते हैं axi प्लस ayj। वेक्टर ए की जगह ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। वेक्टर b जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर b इक्वल्स टू हो जाएगा bxi, है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट तो पॉजिटिव ही आएगा, y कंपोनेंट इसका नेगेटिव आएगा, माइनस byj। समझ में आया ना ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव y है यहां पे। चलो अगर c की बात करें तो c देखो, c हो जाएगा cx माइनस आई क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इसका कंपोनेंट इधर नेगेटिव आएगा और y कंपोनेंट इसका पॉजिटिव आएगा, प्लस cyj। तो a b c को, इन वेक्टर्स को ऐसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब इनको आपस में ऐड करना है तो r इक्वल्स टू, जब इन सबको ऐड करोगे तो कहोगे कि सर ये तो आपने और मुश्किल कर दिया। कहां, पहले मेरे पास 3 वेक्टर थे, अब आपने 2-2 कर दिया सबको, ये टोटल तो 6 वेक्टर हो गए। क्योंकि जब हम लिखने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे axi प्लस ayj, ठीक है। b की जगह क्या लिखेंगे, bxi, ठीक है, माइनस byj, ओके। और उसके बाद c की जगह क्या लिखेंगे, माइनस cxi प्लस cyj। वेक्टर आपके 6 हो गए टोटल, लेकिन काम बहुत आसान कर दिया हमने आपका। कहोगे कैसे? तो देखो, इन 6 वेक्टर में कुछ वेक्टर i के लॉन्ग है और कुछ वेक्टर j के लॉन्ग है,
और अभी हमने कहा था कि अगर डायरेक्शन सेम होता है तो सीधा सीधा जोड़ दिया करते हैं, या उसमें से कोई अगर अपोजिट में तो उसको घटा लेंगे। तो जरा गौर करना आप, AXI BXI माइनस CXI, तो AXI BXI का डायरेक्शन सेम, CXI ठीक उसके अपोजिट, तो इन तीनों को एक साथ हम लोग निकाल लेते हैं इनका रिजल्ट। तो कैसे लिखेंगे, AX प्लस BX माइनस CX, अब पूरे को ब्रैकेट में घेर के लिख दो I। कर सकते हैं भाई, अरे I कॉमन ले लिया हमने, I अगर भेज देंगे तो यही आएगा। और J में क्या करेंगे बच्चे, तो देखो AYJ माइनस BYJ अब प्लस CYJ, तो J कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका AY प्लस माइनस BY अब प्लस CY, और यहां लिख दिया हमने J। क्लियर। अब ऑटोमेटिकली इन सबको ऐड करने से ये आपका जो आएगा I का कॉफिशिएंट आ जाएगा और यहां J का कॉफिशिएंट। तो फटाफट पहले AX AY सब निकाल लो, है ना, तब हम लोग वैल्यू पुट करने में मजा आएगा। तो अभी कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। तो देखो A का X कंपोनेंट, A कितना एंगल बना रहा है आपका X के साथ 37, तो ऑटोमेटिकली AX हो जाएगा A cos 37 और AY हो जाएगा A sin 37, जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ cos और दूसरा वाला sin। A का वैल्यू कितना है 10 और 37, cos 37 होता है बच्चों 4/5, तो 10 इंटू 4/5, तो ये कितना आ गया 8। इस तरीके से A sin 37, तो ये हो गया 10 इंटू 3/5, ये कितना हो गया 6, तो AX हो गया 8, AY हो गया 6। इन सेम मैनर आप B का भी कर लो, B भी X के साथ ही एंगल बना रहा है, तो BX हो जाएगा आपका B cos 37, ठीक है। तो B कितना है 20 और cos 37 4/5, तो 20 इंटू 4/5 करोगे तो 20 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। BY कितना हो जाएगा बच्चे, तो B cos 30 sin 37, तो 20 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और रही बात C की, तो C तो बहुत आसान है भाई, C इसके साथ 45 बना रहा है, तो CX C cos 45, तो C कितना है, मैग्नीट्यूड है 5√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये हो जाएगा 5, और CY हो जाएगा C sin 45, तो ये भी हो गया कितना आपका 5। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, तो यहां आ जाओ वापस। सो R इक्वल्स टू, तो AX कितना है आपका 8, BX कितना है आपका 16, तो क्या हो गया 8 प्लस 16, CX कितना है आपका, CX है 5 माइनस 5 इंटू I। क्लियर है दोस्तों। ठीक इसी तरीके से AY BYJ, AY कितना है आपका, AY है 6, BY कितना है बच्चे 12 माइनस 12, और CY कितना है, तो CY है 5 इंटू J। तो देखो यहां से क्या आ गया, सो R इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 16, 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज 19I, और ये कितना हो गया, तो 12 और 5 और 6 11 माइनस 12, तो -1। देखो बच्चों कितना जबरदस्त आंसर आ गया अपना। तो R की जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई, 19I माइनस J। अब इसको लास्ट में हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग लास्ट में इसको लिख रहे हैं। तो R इक्वल्स टू कितना है बच्चों 19I माइनस J। तो रिजल्टेंट आपको IJ के फॉर्म में आया, तो रिजल्टेंट IJ के फॉर्म में आया, तो समझ लो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट का ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा होगा RX का, जिसके साथ I है मतलब रिजल्टेंट का वो X कंपोनेंट होगा, और जिसके साथ ये J लगा हुआ है जिसका मतलब ये हो गया RYJ, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो
इस तरीके से जे क्यों लिखा हमने, सीधा RY। तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है 19i, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है -j। ठीक है, तो कहोगे सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुमको बता रखा है कि अगर वेक्टर ij के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं, वेक्टर अगर ij के फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो सीधी सी बात है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये ना सीखे हम लोग कि अगर कोई वेक्टर ij के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसके दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। इसको पहले फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। दोस्तों अब इस तरीके से हमारा r जो है वो कितना कैलकुलेट होके आया, 19i प्लस -j। तो rx का मैग्नीट्यूड हो गया 19 और ry कितना हो गया 1। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए। तो अगर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना होगा अपने को, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। कोई भी वेक्टर अगर ij के फॉर्म में दिया हुआ है मतलब क्या है, उसका कंपोनेंट दिया हुआ है कि नहीं। जैसे सीधी सी बात है, कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है a = 6i, सब मैंने आपको बता रखा है 8j, तो कोई पूछेगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, काम खत्म, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 361। 19 का स्क्वायर 361 और 1 का स्क्वायर 1, 19 का स्क्वायर इतना ही होता है आपका 361, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 362। ये रिजल्टेंट आ गया। दूसरा, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो ये आपका 4th क्वाड्रेंट है, आप जरा इसको देखो और पता आपको खुद चलेगा कि ये रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो तुम देख सकते हो कि यहां पे इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 4th क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और x क्या होता है पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली अगर ये आपका r वेक्टर है तो बच्चों निश्चित तौर पे ये आपका होगा rx और ये क्या हो गया ry। और ये बस टेल देखो, टेल हेड हेड टू हेड, टेल टू टेल, और ये एंगल अगर आपका अल्फा है, दिस इज अल्फा, तो ऑटोमेटिकली आप यहां लिख सकते हो tan अल्फा, है ना, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है ry, तो ry कितना है 1 और बेस कितना है 19, तो 1 अपॉन 19, तो अल्फा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स लिखना समझते हो ना, 1 अपॉन 19, जहां पे अल्फा क्या है बच्चों, एंगल बना रहा है ये r किसके साथ, x एक्सिस के साथ, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन r एंड x एक्सिस। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना है एक एग्जांपल अब और दिखाते हैं आपको। मान लो कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन में डर सकता है, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा वेक्टर a इज इक्वल टू 6i प्लस 8j माइनस 5k, ठीक है, ये रह गया। वेक्टर b इक्वल्स टू 3i प्लस 4k, ठीक है बच्चों, और वेक्टर c इज इक्वल टू 2j प्लस 4k। तो आपको बोल दिया कि a प्लस b प्लस c कितना होगा। क्या बहुत मुश्किल है क्या आपके साथ, आप बहुत आराम से काम कर सकते हो, सीधी सी बात है। देखो इसमें तो i है नहीं, तो सबसे पहले i पकड़ो, इसमें i, यहां भी i कॉमन ले लोगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा ऐड होके 9i। क्लियर। अगर आप अब j को ले लो, इसमें 8j है, इसमें j है ही नहीं, तो 8j और 2j, j कॉमन ले लोगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10j। क्लियर। अब k को देखो, यहां -4k प्लस 4k प्लस 4k, तो ऑटोमेटिकली सब में k कॉमन ले लोगे तो 4 और 4 हो गया 8 और 8 में से
5 माइनस कर लो, तो 8 में से 5 माइनस कर लोगे, ये हो गया 3k। तो देखो कितना आराम से इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड करके ये कैलकुलेट कर लिए। अगर इनको अगर हम r मान लें तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 9i प्लस 10j प्लस 3k। कोई मेरे से ये पूछ ले कि r का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कुछ नहीं करना, आपको तो सब कुछ बताया गया है कि अगर वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में i j के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो करना क्या है, अपने को बस सबको स्क्वायर कर लेना है। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 81, 100 और 9, है ना बच्चों। तो यहां से कितना आ गया आपका 190। तो ऐसे आपको अगर वेक्टर्स एबीसी इस तरीके से दिया हुआ रहे तो आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ऐड करना है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, आईजे के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो। अब ये मैं बताता हूं आपको। तो बच्चों हम लोग दो वेक्टर को अगर आईजे के फॉर्म में वो दिए हुए हों तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए 6i माइनस 4j, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना अपने को वेक्टर 4i प्लस 3j को। तो हमें कह दिया कि भैया ऐसा है कि a माइनस बी कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है तुमको। तो मान लेना है कि एक वेक्टर a में से वेक्टर b को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई वेक्टर तो मिलेगा। तो उस वेक्टर को मान लो c, तो c इक्वल्स टू हो गया a माइनस बी। अब a की जगह क्या लिख दोगे, तो a की जगह लिखोगे आप cx, a की जगह सीधा लिख दोगे 6i माइनस 4j, फिर ये माइनस आ गया फॉर्म, यहां वाला फॉर्म, और उसके बाद b की जगह क्या लिखोगे 4i प्लस 3j। अब यहां देखो कितना आसान हो गया, कंपोनेंट में टूटने के बाद वेक्टर गायब ही हो गया। जैसे तुम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो वही हो रहा है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैंने शुरू में ही बता दी कि अब क्या है कि सारे वेक्टर या तो आई के फॉर्म में या तो जे के फॉर्म में। आई का मतलब सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, जे का मतलब सेम अपोजिट। तो वहां तक काम करना हम लोग के लिए क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो देखो 6i, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 6i माइनस 4j, ये माइनस अंदर गया तो हो गया माइनस 4i और ये माइनस 3j। अब तुम खुद देखो 6i 4i, 6i में से 4i सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि i कॉमन लोगे तो 6 में से 4 गया 2i, और ये देखो माइनस 4j माइनस 3j, तो आपका ये हो जाएगा माइनस 7j। तो इस तरीके से बच्चों वेक्टर c जो कि a माइनस बी को घटाने के बाद मिला वो कितना आया 2i माइनस 7j, 2i माइनस 7j, 2i माइनस 7j, ठीक है। तो अगर यहां से कोई पूछ रहे तुमसे कि बताओ c का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो दोस्तों ऐसा है कि c इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट हो गया है 2i माइनस 7j। तो ऑटोमेटिकली ये c का, ये cx का रोल प्ले कर रहा है और 7 जो है किसका रोल प्ले कर रहा है, cy का। तो c का जो x कंपोनेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड 2 है, c का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो आप तो जानते हो फॉर्मूला, अगर ij के फॉर्म में दिया हुआ है तो cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर कर लोगे। तो यहां से देखो सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो ये आपका आ जाएगा 53। तो c का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 53। यानी दो वेक्टर को अगर ij के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 53। और वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि लिखा हुआ है 2i माइनस 7j, तो ऑटोमेटिकली देखो x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और ये एंगल अल्फा मान लो, तो यहाँ पे ये हो गया आपका cx और ये हो गया आपका cy, है ना। तो और ये आपका c है, तो एंगल अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज cy अपॉन cx। सो tan अल्फा cy कितना है बच्चे, तो cy देखो 7 है, y देखो y कितना है 7, माइनस 7 मत कर देना, नेगेटिव की वजह से जो होना था वो मैंने कर दिया, आखिर ये नेगेटिव ही है जिसकी वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ऊपर में हो गया आपका 7/2, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया बच्चों tan इनवर्स 7/2। तो
तो इस तरीके से अगर वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में दिए हुए हो तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सब हम लोग के लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान। समझ गए बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, अब यहां पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पोजीशन वेक्टर। अब देखो हम लोग अब लास्ट में पहुंचने ही वाले हैं। अब मल्टीप्लिकेशन अपना एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लास्ट पोर्शन शुरू करेंगे, लेकिन बीच में एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये फिजिक्स में कई जगह अपने को मदद करेगा, कई जगह आपको आएगा, इसलिए इसको जानना बच्चों जरूरी है। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? अब नाम से क्लियर है, पोजीशन मतलब किसी भी चीज की लोकेशन। तो जब भी तुम किसी चीज की लोकेशन बताते हो तो किसी ना किसी के रेफरेंस पॉइंट में, जैसे एक एग्जांपल सोचो, दिल्ली कितना दूर है? तो दिल्ली कितना दूर है ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। दिल्ली कितना दूर है तो कहां से, है ना? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम चेन्नई या फ्रॉम लंदन। तो आपको जब कभी भी किसी की लोकेशन बतानी होती है तो वहां दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक, किसके लोकेशन की बात की जा रही है, दूसरा किसके रिस्पेक्ट में की जा रही है। रिस्पेक्ट मतलब किसके सापेक्ष में। जैसे देखो ये पॉइंट P है, अब इस पॉइंट को एक ऑब्जर्वर समझते हो ना, फिजिक्स में जो मोशन को या किसी चीज को देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है जो यहां बैठा हुआ है तो उसके लिए P इस तरफ है, अगर दूसरा ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है तो उसके लिए इस तरफ है, कोई तीसरा यहां है तो उसके लिए P इस तरफ है। तो एक ही पार्टिकल की जो लोकेशन है वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। तो सिर्फ पार्टिकल की जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के पोजीशन निकालने के लिए, किसके लिए काम कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बताऊंगा कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो पहली बात सुनो, अब इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। हालांकि ये मोशन में कद है लेकिन हम लोग यहां पे इसको करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखो पोजीशन वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर पहले हेडिंग दे लो आप, स्पेस मैं यहां यूज करूंगा। आपने हेडिंग दे दिया पोजीशन वेक्टर, और इसका सिंबल क्या है, आर। मैं इसको पूरे को रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना? अब देखो क्या है पोजीशन वेक्टर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के लोकेशन को फाइंड आउट करने में ये हमें मदद करता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोलो या इसको बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसके सापेक्ष में ये काम हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है, डिनोट मतलब सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब देखो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कैसे करना होता है। तो निश्चित तौर पे पोजीशन वेक्टर को भी हम एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर है तो एरो से दिखाएंगे। तो मान लो जब पोजीशन वेक्टर का एरो दिखाएंगे, मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, ये ड्रॉ करना है, ये किसी की पोजीशन वेक्टर है आर, आर सिंबल हो गया और ये इसका डायग्राम हो गया। तो सवाल है हेड पे कौन होगा और टेल पे कौन होगा।
तो बहुत सिंपल है बच्चे, हेड रखना है उस पार्टिकल के पास जिसकी पोजीशन चाहिए। मतलब हेड किसके पास होगा? P पार्टिकल के पास जिसकी पोजीशन चाहिए, जैसे कार, बस, ट्रक, या दिल्ली बोले तो दिल्ली से। और टेल जो होगा ये होगा O के पास। O के पास करने का मतलब है ये होगा ऑब्जर्वर के पास, है ना, जिसके या रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, रेफरेंस पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये ऑब्जर्वर के पास होगा, या यूं कह लो किसके पास होगा? रेफरेंस पॉइंट। यहां के रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में पार्टिकल P किधर है, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को, ये जो R है इससे तो ये पोजीशन वेक्टर हो ही गया, लेकिन यहां पे एक सिंबल में हम कुछ और चेंज करेंगे। अब देखो यहां मैंने लिख दिया PO। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? सो देखो, इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू का मतलब के सापेक्ष में, WRT, विद रिस्पेक्ट टू। तो RPO का मतलब हो गया बच्चों पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। क्लियर है? तो अभी सिंबल में देखना, जो पहले लिखा हुआ रहेगा PO, तो इसका मतलब है P पे रहेगा आपका हेड, यानी P की पोजीशन चाहिए। अब बाद में जो रहेगा O, इसका मतलब है उसके रिस्पेक्ट में। अगर ये ROP होता तब उल्टा हो जाता, पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू P हो जाता। आ रही है बात समझ में? इसको मैं और आगे क्लियर करूंगा। एक तो ये इस तरीके से लिखोगे। एक और चीज है, अगर तुम R का भी यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम सीधा इसको OP भी लिख सकते हो। कहोगे OP? भैया ऐसा है कि तुमको मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर के टेल पे और हेड पे पॉइंट अगर असाइन किया हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो टेल पे कौन है? O, और हेड पे कौन है? P। तो सीधा टेल से हेड, तो इसको OP भी लिख सकते हैं। ये OP भी लिखेंगे तो इसका मीनिंग यही निकलेगा। लेकिन ये याद ध्यान रखना, ये एकदम उल्टा है। यहां पे जब R लिखाएगा तब PO है, पोजीशन ऑफ। देखो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना बाबू, उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। देखो पहले सीक्वेंस मतलब किस क्रम में लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ? R, फिर क्या लिखा हुआ? P, फिर O। तो देखो क्या R हो गया पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। लेकिन तुम चाहते हो R के फॉर्मेट में नहीं लिखना, सीधा वेक्टर के फॉर्मेट में, तब तुम्हें OP लिखना पड़ेगा। OP क्योंकि टेल, देखो टेल के नीचे कौन है? O, और हेड के नीचे कौन है? P, तो O से P। क्लियर है? इसको और बताते हैं। मान लो एक पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, ठीक? अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया R21। R21 का मतलब क्या हुआ बच्चे? तो R21 का मतलब हो गया पोजीशन। R कैसे पढ़ोगे? R पहले है तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ 2, R के बाद कौन है? 2, विद रिस्पेक्ट टू कौन? 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पोजीशन। अगर ठीक इसका उल्टा कर दें कि अगर हम 2 पे बैठ के 1 को देखें तो यही कहलाएगा बच्चों R12, क्योंकि 2 पे बैठ के किसको देख रहे हो? 1 को। तो ये R12। तो इसका मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और एक बात तो तुम गौर कर ही रहे होगे कि R21 और R12 दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगा ना भाई, दोनों पॉइंट के बीच की तो दूरी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। समझ गए? तो ज्यादा दिमाग को टेंशन में नहीं डालना है, अपने को सिंबल समझना है कि अगर R के फॉर्म में ही, हालांकि हम लोग ज्यादा यूज करते हैं,
तो आरपीओ लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझ गए तुम, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मेट में भी कभी कभार लिखना आ जाता है तो उसमें तो आप तब ऐसे लिखोगे, टेल जो होगा उसको पहले लिख दोगे, हेड जिसके पास होगा उसको बाद में, और एरो लगा दो। क्लियर है? और कुछ सीखते हैं इसमें बच्चों, इसमें हम लोग और आगे देखते हैं जिससे कि हमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लो ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में यहां पे एक पार्टिकल पी है, दूसरा क्यू है। अब जो अभी हमने सीखा फटाफट अब उसका यूज करते हैं। ये ओरिजिन है, ओके। चलो अब देखो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1। कोऑर्डिनेट तो समझते होगे तुम, ठीक है ना। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1, मतलब पॉइंट पी तक जाने के लिए आपको x एक्सिस के लॉन्ग x1 जाना पड़ेगा, y एक्सिस के लॉन्ग y1। ठीक इसी तरीके से पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। क्या बच्चों? x2, y2। अगर मेरे को कोई पूछे कि P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो O के रिस्पेक्ट में, तो पहले उसको लिखूंगा कैसे? मैं उसको लिखूंगा RPO। क्या लिखूंगा मैं? RPO। तो तुरंत एक एरो ड्रॉ कर दो जिसका टेल कहां पे होगा? O के पास, और हेड कहां होगा? P के पास। तो दिस इज RPO, ओके। ठीक इसी तरीके से RQO, ये क्या होगा? तो RQO हो गया पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O। तो यहां से यहां ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका RQO। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कोई चाहता है कि P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन निकालना, तो वो भी ड्रॉ कर सकता है ऐसे, बस कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो देखो, हेड कहां पे है? Q पे। टेल कहां पे है? P पे। तो इसका नाम होगा RQP। क्या नाम होगा बच्चों? RQP। RQP का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, इन सभी को ना हम लोग, सबका कोऑर्डिनेट तो पता है, O का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 0। इन सभी को IJ के फॉर्म में लिखने का एक फॉर्मूला है। जैसे ये वेक्टर हो गया, अब वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। करना क्या होगा तुमको? तो देखो, पोजीशन वेक्टर in the form of IJ, और अगर K पॉसिबल है, जैसे ये तो 2 डायमेंशन में ही है तो 2 ही कंपोनेंट होंगे, 3 डायमेंशन वाले में K भी हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ IJK। तो क्या करना है? तो जैसे मान लो कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा तो उसमें एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो हेड का कोऑर्डिनेट मान लो है x2, x1, सॉरी y2, दो ही रखते हैं, फिर फालतू का लंबा हो जाए। जेड रहता तो जेड भी कर देते। और टेल का कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग चाहें तो IJ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, R इक्वल्स टू, क्या करना तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, हेड के x कोऑर्डिनेट में से टेल के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब x2 माइनस x1 करो, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो I से। तो ये हो गया इस पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट। ठीक, फिर क्या करोगे? फिर बच्चों हेड के y कोऑर्डिनेट में से टेल के y कोऑर्डिनेट को घटा लो, तो सीधी सी बात हो गई y2 माइनस y1 इंटू J। समझ गए दोस्त? तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को, अगर Z रहता तो सीधी सी बात है Z2 माइनस Z1 इंटू K कर लेते। तो अब यहां पे देखो, अब RPO लिखना है। तो RPO का देखो, हेड का कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1, और टेल का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 0। तो सीधी सी बात हो गई कि x1 माइनस 0 इंटू I अब प्लस y1 माइनस 0 इंटू J। तो ये x I के टर्म में क्या हो गया? x1I प्लस y1J। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी तरीके से अगर RQO को लिखना होगा मेरे को, तो Q का कोऑर्डिनेट देखो और O का कोऑर्डिनेट देखो। तो
तो Q पे हेड है तो लिखोगे x2 माइनस 0 इंटू आई, y2 माइनस 0 इंटू जे। तो ये हो गया बच्चों x2i प्लस y2j। तो पोजीशन वेक्टर देखो ij के फॉर्म में। RQP, तो RQP में हेड किसके पास है? Q के पास। टेल किसके पास है? P के पास। तो Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को घटाओ तो सीधी सी बात हो गई x2 माइनस x1 इंटू आई, ओके, अब प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर को चाहे तो ij के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल है, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बताते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है वहां पे हेड रख दो और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वहां पे टेल रख दो। क्लियर है? चलो, तो ये एक छोटा सा चीज था। अब कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर का अंतिम पार्ट में हम लोग पहुंच गए। लेकिन उससे पहले आज आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और नेक्स्ट डे तो आपको मैं डीपीपी भी दूंगा। तो आज का क्या होमवर्क है, आप सभी ने एचसी वर्मा बुक खरीद लेना है कम से कम पहले, और उसके बाद में जब मोशन में हम लोग पहुंचेंगे तो पूरा बुक का लिस्ट में दूंगा ये क्या क्या आपको खरीदना है। फिलहाल एचसी वर्मा तो सबके पास होना चाहिए। तो देखो एचसी वर्मा में पेज नंबर 29, पार्ट एचसी वर्मा पार्ट 1, एचसीवी पार्ट 1 में पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे एचसीवी पार्ट 1 में पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तुम सॉल्व कर लो 10 तक। तो कल का होमवर्क है 1 to 10। अब ये ठीक ठाक होमवर्क आपको मिल गया है। अब जो इसमें से नहीं सॉल्व होगा वो मैं बताऊंगा कल, और बाकी आपको 1 से 10 तक सॉल्व करना है। पेज नंबर 29 एचसी वर्मा पार्ट 1। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, और आज होमवर्क मिल गया तो आपके पास काम भी है बहुत ज्यादा। ओके।